जय हिंद दोस्तों। हम आपको आज विज्ञान के नए चैप्टर में ले जाएंगे और उसको पढ़ेंगे। ये विज्ञान का अध्याय नंबर 15 है और नाम क्या है इसका, हमारा पर्यावरण। ठीक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्यों? एक तो विज्ञान में भी है ये, इसके अलावा आपने देखा होगा कि हिंदी में भी निबंध के रूप में आ जाता है कि हमारे पर्यावरण पर निबंध लिखिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इंग्लिश यानी अंग्रेजी में भी निबंध के रूप में आ जाता है। तो अगर आपको अच्छे से पता है तो उसको आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते करते आप उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात हमारे दैनिक जीवन में, ठीक, हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है और हमारे भविष्य के लिए यानी जो आगामी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी पर्यावरण बहुत उपयोगी है। तो आप देख लीजिए चैप्टर हमारा पर्यावरण, लेकिन उपयोग कितनी जगह। और इसके अलावा हमारी शिक्षा में ये चीज़ होनी चाहिए पर्यावरण की। भाई क्यों? शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि आप बस नंबर ही अच्छे पाएं। अगर आपके शिक्षा आपके गुणों आपके व्यवहार में नहीं झलक रही है तो फिर आपके लिए डिग्री और नंबर ज़्यादा मायने नहीं रखते। हम मानते हैं कि भविष्य में सबसे ज़्यादा अंक का ज़्यादा वो है, लेकिन अगर शिक्षा का प्रभाव आपके गुणों में आपके व्यवहार में नहीं देखने को मिल रहा है तो फिर वो शिक्षा बुनियादी शिक्षा नहीं कही जाएगी। तो इस प्रकार पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए, वास्तविक रूप से वही शिक्षा है। दूसरों का कल्याण करे, वास्तविक रूप से वही शिक्षा है। तो अब देखते हैं, चैप्टर है हमारा पर्यावरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। हमेशा एग्जाम में कुछ ना कुछ इस चैप्टर से आता ही है। और फिर आपको बताया, देखिए विज्ञान में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है, अंग्रेजी में से। अगर आपके और विषय की बात करें तो सामाजिक विषय, ठीक, सामाजिक विषय यानी सामाजिक विज्ञान में भी इस चैप्टर का महत्व है। देखिए चैप्टर एक, लेकिन उसका उपयोग अनेक जगह हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे पर्यावरण, समझते चलें, फिर इसको जितना समझा उसी के अनुसार अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा किताबी वो ही लिखें। आप पहले समझें कि पर्यावरण में क्या होता है क्या नहीं, कौन से घटक, कैसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, कैसे स्वच्छ रखा जाएगा, फिर अपने विचार भी उसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं आगे। पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। पर्यावरण, परिधन आवरण, इससे मिलकर बना है। तो परि मतलब हमारे आसपास जो पूरा आवरण बना है उसे ही कहा जाता है पर्यावरण। मतलब वो सभी चीज़ें जो हमें आसपास से घेरे रहती हैं वो ही पर्यावरण। और इसमें आसपास से घेरने का मतलब जैविक होती हैं या अजैविक घटक, दो ही घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन हो, जान हो। अजैविक घटक जैसे ये मृदा, धूप, जल, ये सब अजैविक घटक होते हैं। आगे देखते हैं, देखो वही बताया गया, जैविक घटक यानी जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है। परितंत्र मतलब पूरा माहौल कि जिसमें सभी लोग रहते हों, आपस में मिलकर एक परिवेश बनाए, एक परितंत्र बनाए जिससे आपस में सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उसे ही कहा जाता है परितंत्र। आगे देखते हैं, एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर, देखो कितनी अच्छी बात, परितंत्र के विषय में बता दिया गया। एक परितंत्र में जो जीव होते हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला या आहार जाल बनते हैं। यानी पहले इसको हरे पेड़ पौधे, फिर उसके बाद इसको अन्य जानवरों ने खाया, फिर इसको अन्य जानवरों ने, इसी प्रकार से पूरी श्रृंखला बनती हुई चली जाती है। और बाद में इन सभी जानवरों को डिकम्पोज यानी अपघटन का कार्य अजैविक घटक कर देते हैं।
या अपघटक, फंगस वगैरह, ये केचुआ वगैरह, इस तरीके से पूरा श्रृंखला उसी तरीके से चलती रहती है, तो एक दूसरे पर निर्भर, तो यही बनाते हैं परितंत्र। क्या बनाते हैं? परितंत्र। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। आगे है मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्या उत्पन्न हो रही है। किसके कारण? मनुष्य की गतिविधियों के कारण, यानी सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कारक है वो कौन है? स्वयं मनुष्य। स्वयं मनुष्य। क्यों? और उससे हो क्या रहा है? पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, ठीक, जिससे कई समस्याएं हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास, कचरे का निपटान, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापमान वृद्धि, यानी हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो पर्यावरण के नुकसान के कारण, प्रदूषण के कारण लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी आग का गोला बन रही है। इसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और इसको नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं उन गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसें। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस। तो देखिए इतने में से पूरा आपको थोड़ा बताया कि पर्यावरण होता क्या है और कैसे निर्भर होते हैं और किससे इनको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक। और वैसे और मेन नुकसान पहुंचाने का कारण मनुष्य की गतिविधियां। एक जगह बहुत ही अच्छा दृश्य था, एक जू था, जू मतलब चिड़ियाघर, तो वहाँ पे क्या था कि जैसे जानवर नहीं होते कि यहाँ पे ये जानवर, यहाँ पे ये जानवर, तो एक जगह लिखा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर यहाँ। अब लोग बाग भाई देखने गए, तो सबसे खतरनाक जानवर जब वहाँ देखने गए तो वहाँ केवल एक दर्पण लगा था। क्या लगा था? दर्पण। दर्पण मतलब मिरर, ठीक। और जब वहाँ जो भी लोग जाता पहुँचने देखने तो उसी का चित्र बन जाता। मनुष्य जब जाता तो उसी का चित्र, तो पता चल जाता कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है। जानवर कहो या जीव कहो तो कौन? मनुष्य। क्योंकि कभी कभी कुछ मनुष्य अपने लोभ के कारण ऐसे कार्य कर देते हैं जिसके लिए पूरी प्रकृति को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस तरीके से आगे देखते हैं। आगे बता रहा है परितंत्र। अब देखो बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा टाइप की दे दी कि हम पढ़ तो रहे परितंत्र, तो परितंत्र है क्या? तो देखिए परितंत्र क्या है। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक, यानी ये आप कह सकते हैं जैविक घटक या अजैविक घटक, मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक परितंत्र जीवित और अजीवित जीव यानी जैविक घटक, अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। ये अजैविक घटक है। अरे आप अपनी सामान्य भाषा में लिख सकते हैं एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सभी जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, वही परितंत्र, या एक माहौल का निर्माण करते हैं, उसे ही परितंत्र कहा जाता है सरल कि नहीं? आगे देखते हैं, समझते चलिए आप केवल परितंत्र के यानी पारतंत्र के प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो, एक प्राकृतिक परितंत्र और एक मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक जो प्रकृति अपने मन से बनाती है, और मानव निर्मित जिसमें मानव के हस्तक्षेप से कुछ कार्य होते हैं। प्राकृतिक परितंत्र में देखिए जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं, जंगल, सागर, झील, तो ये सब प्राकृतिक परितंत्र हैं। मानव निर्मित परितंत्र जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों उन्हें मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं, जैसे खेत खलियान, जलाशय, बगीचा, इसके अलावा तालाब, इस तरीके से आगे चीजें। आगे देखते हैं, देखिए वही बताया गया पारितंत्र के घटक। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही दो घटक याद रखना, जैविक घटक, अजैविक घटक। यह पूछ सकता है घटक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जैविक घटक जिनमें जान हो, यानी पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ठीक। और अजैविक घटक जिसमें जान ना हो, यानी जिनकी सहायता से क्रियाएं होती हों, जैसे हवा, जल, भूमि,
हैं। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, अजैविक घटक हैं। अब देखते हैं जैविक घटक के कितने पार्ट बता रहा है, 3। देखिए कौन कौन सा। एक उत्पादक, इसको आप अभी नीचे अच्छे से चित्र से समझेंगे। अभी तो ये देख लीजिए चित्र में बिल्कुल बताया गया है कि कौन किस पर निर्भर है, कैसे क्या, लेकिन देख सकते हैं जब पूछे जैविक घटक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक बोलते हैं हरे पेड़ पौधों को। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अपघटक वही केचुआ, फंगस और ये सब अपघटक होते हैं जो सारी चीज़ों का अपघटन करके उसे पुनः मिट्टी में मिला देते हैं, तो पुनर्चक्रण का काम करते हैं। अपघटक वास्तव में देखा जाए तो मेन सफाई कर्मी यही हैं, बिल्कुल सफाई कर्मी मेन यही हैं। अगर अब ब्रांड एम्बेसडर, वास्तविक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए स्वच्छता का, तो यही लोग हैं। कैसे, अगर मान लिया कहीं कोई मृत बॉडी पड़ी है जानवर की, कुछ दिनों बाद उसको देखा होगा, या मान लिया कहीं गोबर वगैरह कुछ अपशिष्ट पदार्थ पड़ा है, कुछ दिनों बाद उसमें फंगस मिलके उसको क्या करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, कुछ समय बाद वो वहाँ से गायब हो जाएगा। अगर ये ऐसा ना करें तो जो मृत जानवर पड़े हैं वो मृत ही वहाँ पड़े रहें, जो यहाँ पे मतलब अपशिष्ट पदार्थ पड़ा है वो अपशिष्ट वहीं पड़ा रहे। लेकिन देखा होगा ये कुछ समय बाद उसको मिट्टी में मिला देते हैं, कुछ अपना भोजन के रूप में करते हैं, कुछ मिट्टी में, कुछ वातावरण में। तो उस जगह फिर से जब कभी भी वर्षा होती है तो पेड़ पौधे जगाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर वो स्वच्छता के यही है, अपघटक। लेकिन बस ये ध्यान रखना इनसे थोड़ा बीमारियां भी होती हैं, इसीलिए थोड़ा ये। तो अपघटक जो हैं पूरे चीज़ों को यानी मेन डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं, तो इनका भी यानी जैविक घटकों में इनका भी एक अंग है, ये ध्यान रखना। यानी केवल उत्पादक उपभोक्ता ही नहीं, अपघटक भी उनका महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए उसमें बता रहा है उपभोक्ता कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। हमने बताया नहीं था कौन कौन सा, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता और एक तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, अब उसमें यही बताया गया कि उपभोक्ता प्राथमिक में थोड़ा बहुत वो कर दिया गया। देखिए शाकाहारी, पहले जो सीधा शाकाहारी यानी हरी घास वह खाएंगे, फिर मांसाहारी जो केवल मांस खाएंगे, फिर सर्वाहारी जो सब कुछ खाएंगे, परजीवी जो दूसरे पर आश्रित हो, जो किस पर आश्रित हो, दूसरे पर। लेकिन जब भी पूछे उपभोक्ता कितने प्रकार के, तुम 3 प्रकार के बताना। प्राथमिक अप्राथमिक में ही शाकाहारी आ जाते हैं, द्वितीयक में ही तुम्हारे ये मांसाहारी आ जाते हैं, तृतीयक में सर्वोच्च मांसाहारी है सर्वाहारी। ये ध्यान रखना। परजीवी जो दूसरे पर आश्रित हो, मतलब परजीवी जो दूसरे पर, बैक्टीरिया वगैरह आगे देखते हैं। आगे देखो वही पूरी परिभाषा आप केवल समझते चलिए, फिर आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि जैविक घटक, अजैविक घटक, इनके माध्यम से ये होता है, इनके माध्यम से ये होता है। वास्तविक सफाई कर्मी ये हैं जो सभी अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में मिला के वातावरण में पुनः उसे डिकम्पोज कर देते हैं। आगे देखिए, आगे है ए अजैविक घटक और बी जैविक। आप पहले जैविक भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं कि आप अजैविक पहले। देखिए अजैविक घटक क्या है, सभी निर्जीव घटक, बस खत्म। यानी सभी निर्जीव घटक पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक। जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक सभी सजीव यानी जिनमें जान हो वो क्या होंगे, जैविक घटक। जैसे पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक। तो जब भी पूछे घटक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक घटक निर्जीव होते हैं, जैविक घटक सजीव होते हैं। जैसे जैविक घटक पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि। अजैविक घटक हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, ताप, मिट्टी आदि। इस तरीके से बताना है आपको। आगे देखते हैं आहार के, आहार मतलब भोजन या खाने के आधार पर, आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न उसमें बांटा गया है। वही देखो आ गया उत्पादक, उपभोक्ता और इसके अलावा अपघटक। तो वही आहार के आधार पर कौन किस पर निर्भर है, देखते हैं। उत्पादक,
सभी हरे पेड़ पौधे, बस खत्म, सभी हरे पेड़ पौधे हैं। और उसके अलावा ये बता दिया नील हरित शैवाल अपना भोजन जो है, भोजन का मतलब होता है शर्करा और स्टार्च, अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं तो उन्हें उत्पादक कहते हैं। अरे सभी हरे पेड़ पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं। बस सिंपल सी बात, जितने हरे पेड़ पौधे हैं सारे क्या हैं? उत्पादक हैं। और ये सबको पता है ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण पता है ना, हरे पेड़ पौधे इसी प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ये स्वापोषी हैं, समझ रहे हो, ये अपने मन से अपना पूरा भोजन बना लेते हैं। आगे देखते हैं, उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किस पर निर्भर हो? उत्पादकों पर निर्भर हो, यानी ये इनके बिना नहीं जी पाएंगे, तो इसका मतलब ये जो है इन पर निर्भर है। तो उपभोक्ता वो होते हैं जो क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और वो किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक पर। समाप्त। ये उपभोक्ता की कहानी। और उपभोक्ता कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और इसके अलावा तृतीयक उपभोक्ता। चलते हैं आगे। देखो वही बताया गया, उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार से बांटा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। तो सबको पता है शाकाहारी पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरन, मांसाहारी मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ, सर्वाहारी जो सब चीज़ खा ले, यानी पौधों को भी और मांस को भी। और वो कौन? सबसे ज़्यादा मेन तो मनुष्य है। कौन है? मनुष्य। मनुष्य तो वैसे ही सर्वाहारी सब कुछ खा जाता है। और कौन? कौवा। कौवा भी देखा होगा आप, दाने रोटी वगैरह सब डाल दें, इसके अलावा मांस वगैरह भी, मतलब मांस वगैरह भी खा लेता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो यही मेन हो गए, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चौथा कौन? परजीवी। दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले क्या कहलाते हैं? परजीवी। जैसे जू और अमरबेल, ये दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं और वहीं से भोजन लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, बाकी अगर पूछे सामान्य भाषा में, उपभोक्ता प्रकार 3, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और ये ध्यान रखना सारे एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। यानी अगर इस तरीके ट्रेंगल से देखा जाए तो ये नीचे का कॉलम प्राथमिक उपभोक्ता का, ठीक, फिर ये किसका? ये द्वितीयक उपभोक्ता का, फिर ये किसका? ऊपर तृतीयक उपभोक्ता का। ठीक, अगर और देखा जाए तो ये तुम कह सकते हो ये तुम्हारे वो उत्पादक। कौन? उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधे। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, और ये ट्रेंगल ये ध्यान रखना इसी टाइप का ट्रेंगल रहेगा। कैसे? क्योंकि हमेशा उत्पादक की संख्या अधिक होगी, उत्पादक की संख्या अधिक, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उनकी संख्या कम। और समुद्र में बिल्कुल ये ट्रेंगल जस्ट उल्टा बनता है। किस तरीके का? कि इस तरीके का बनेगा, यानी वहाँ पे उत्पादक वगैरह हरे पेड़ पौधे कम और ये जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु ज़्यादा रहेंगे। ठीक, इतना समझना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो वही बता रहा है अपघटक। ठीक, फफूंदी व जीवाणु जो मरे हुए जीव पौधों के जटिल पदार्थों, बताया नहीं था, यही तो हैं जो पूरी तरीके से पृथ्वी से इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। वरना जहाँ पे कोई मृत डेड पड़ा है, जानवर या कोई भी अन्य पदार्थ, तो वो पड़ा ही रहे सड़ा गला, तो इनके कारण ही वो वहाँ से देखो सरल पदार्थों को विघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। है, देखा जाए ब्रांड एम्बेसडर अगर बनाना चाहिए तो वास्तव में नहीं बनाना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला वही किस तरीके से कौन किस पर निर्भर है, यानी ये ना हो तो वो कैसे जिए, वो ना हो तो वो कैसे जिए, तो वही बताया गया।
ठीक। और देखिए ये आप एक सिंपल चित्र से भी समझ सकते हैं, अभी नीचे आएगा। अब आप देखिए खुद इस चित्र से, उत्पादक हरे पेड़ पौधा, इनको खाया प्राथमिक उपभोक्ता ने, प्राथमिक को खाया द्वितीयक ने, द्वितीयक को खाया तृतीयक ने, और जिनके इनके जो वेस्ट पार्ट आए उनको इनको किसने डिकम्पोज कर दिया, अपघटकों ने। यही पूरा परितंत्र है और क्या है, आगे देखते हैं। देखिए अब आगे है आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला में क्या है, आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण के लिए हरी घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया किसने, शेर ने। तो वही आहार श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में यानी अपनी एनर्जी लेने के रूप में प्रयोग करे। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषी स्तर। यानी ये प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय, ऐसे करके एक दूसरे, ये पहले इनको इन्होंने खाया, इनको इन्होंने, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, तो इनको पोषी स्तर कहते हैं। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है, ऐसे 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 चलता जा रहा है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसको क्या करते हैं, अवशोषित। कितने परसेंट भाग, 1%। 10% का नियम क्या है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी अगर एक पोषी स्तर किसी दूसरे पोषी स्तर का सेवन कर रहा है तो समझो उसको कितने परसेंट ऊर्जा मिल रही, 10% उसके पूरे उसका। तो ये ध्यान रखना। और हरे पेड़ पौधे देख लीजिए आप, सूर्य की ऊर्जा का मात्र 1%। ठीक, आगे देखिए उसमें कह रहा है जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। 10% ऊर्जा दूसरे को मिलेगी, जबकि जो 90% ऊर्जा है वो जैव क्रियाओं के उपयोग में ही हो जाती है। ठीक, तो यानी अगर तुमने जैसे कुछ खाया तो उसका पूरी एनर्जी थोड़ा मिलेगी, है उसका 10%। आगे देखते हैं। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। देखो वही बता रहा है उपभोक्ता के अगले स्तर, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो इसकी पूरी एनर्जी थोड़ा, इसकी 10% एनर्जी। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण होते हैं। कितने, 3 अथवा 4 चरण। वही प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। चरण कह देगा तो चरण मतलब उत्पादक भी तो कहीं ना कहीं से अपना भोजन बना रहे। उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, तो पोषी स्तर हो गए 4, चरण हो गए एक प्रकार से 4। लेकिन अगर देखा जाए तो उपभोक्ता कितने, 3। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। ये देखिए चित्र बना है, ये देखिए बहुत ही अच्छा चित्र से आपको समझाया जा रहा है कि बस बताया नहीं, आप केवल चित्र के माध्यम से ही ध्यान रखना पूरा लिख सकते हो। अगर आपको चित्र दिमाग में बने हैं तो आप उसी अनुसार लिख सकते हो कि ये इनका, ये इन पर निर्भर, ये इन पर निर्भर, ये इन पर निर्भर, इस तरीके से। ठीक, और वैसे भी चित्र, जो चित्रात्मक बात होती हैं वो थोड़ा जल्दी याद होती हैं। आगे देखिए, देखिए पोषी स्तर है, पोषी स्तर ये इन पर निर्भर, ये इन पर, तो 4 पोषी स्तर हैं भाई। इन्होंने सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाया। उत्पादक कौन आएगा, यही तुम्हारे हरे पेड़ पौधे। कौन आएगा, हरे पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता ये तुम्हारे टिड्डा, हिरन और ये गाय, भैंस, बकरी, जो कि इनको खाएं। उत्पादकों को तो प्राथमिक उपभोक्ता। इनको कौन खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे सियार, लोमड़ी हैं, गीदड़, इसके अलावा सर्प, ये द्वितीयक। तृतीयक कौन आएगा, तृतीयक में तुम्हारे आ जाएंगे सर्वोच्च मांसाहारी। कैसे, सर्वोच्च मांसाहारी, यानी जो केवल अब जैसे हरे पेड़ पौधों को गाय आए और या मतलब हिरन, टिड्डा, इन लोग चिड़िया ने खाया। द्वितीयक को सियार, गीदड़ या सांप या छिपकली ने खा लिया। और इसके अलावा जो तृतीयक हो जैसे शेर, शेर ने लोमड़ी खा लिया।
हैं, गिद्ध ने सांप को खा लिया, इस तरीके से ये तृतीयक उपभोक्ता हो गए। ठीक, और कितने परसेंट ऊर्जा जाएगी? 10%। कितने? 10%। ठीक, ये देखिए सभी का 10% निकल रही है। देखिए ये पहले जैसे इन्होंने किलो जूल में लिया, किलो उसमें, तो 1000 इसका 10%, 100 उसका 10%, 10 उसका एक। तो इस तरीके से धीरे धीरे कम ही होता जाता है। ठीक, तो ये सबसे अच्छा चित्र। और आप खुद देख लीजिए कि इधर उत्पादकों का हिस्सा देखिए आप, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो यानी ये जो ट्रेंगल है आपका, ये ट्रेंगल कहाँ की बात हो रही है? थल की। थल मतलब जमीन की। ठीक, अगर आपको समुद्र की जब बात कहेगा, तो समुद्र में जब ट्रेंगल की बात कहेगा तो वो बिल्कुल कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा उल्टा? क्योंकि वहाँ पे समुद्र में जब ट्रेंगल बनेगा तो वो जस्ट इस तरीके से, मान लिया इसमें नहीं बन रहा है तो ये देखिए जस्ट इस तरीके से। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपके हरे पेड़ पौधे कम होंगे, हैं, हरे पेड़ पौधे कम होंगे, हैं। उसके बाद ये, और सबसे ज़्यादा क्या होंगे? जीव जंतु समुद्र में ज़्यादा होंगे। क्या ज़्यादा होंगे? जीव जंतु। हरे पेड़ पौधे समुद्र के भीतर कम होंगे। तो ये आपका जल, ये सॉरी थल का है यानी जमीन का, और ये ट्रेंगल बनता है कहाँ का? समुद्र का या जल का। चलते देखते आगे। जैव संवर्धन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर जाने में वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। हानिकारक रसायनों की मात्रा में, हैं, एक पोषी स्तर से जाने में दूसरे में वृद्धि है, यानी एक प्रकार पका के खाना। तभी तो ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। ये देखिए, तभी तो मानव जो है कि आपको कच्चा भोजन इतनी जल्दी से नहीं वो कर पाएगा, उसको पका के खाने से ज़्यादा हो। आगे देखते हैं आहार जाल। ये देखिए पूरा आहार जाल, यानी कहीं ना कहीं से एक दूसरे से रिलेटेड ही होंगे, वो पूरा आपस में मिलकर एक परितंत्र यानी जाल। इन्होंने इनको खाया, इन्होंने इनको खाया, इन्होंने इनको कंपोज किया, इन्होंने इनको कंपोज, पूरा वही ये जैविक प्रक्रिया चक्रीय क्रम से चलती रहती है। ऐसे ही जल चक्र भी है। जल चक्र भी क्या है? पहले समुद्र द्वारा सोखा गया, हाँ, मतलब वाष्पन हुआ, उसके द्वारा बादल बने, बादल द्वारा जमीन पे आया, फिर जमीन से कुछ ऐसे, तो वही मतलब पूरी जल चक्र ऐसे ये भी है, यानी ये श्रृंखला बनाते हैं जो एक दूसरे पर पूरा पूरा निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? निर्भर। ये देखिए आप खुद इसमें देख लीजिए क्या है। ये देखिए आप, हरे पेड़ पौधे हैं, इनका सेवन किया किसने? मान लिया चूहा ने। भाई दाने आने खाता है, चूहा को खा गया सांप को खा गया चील, इस तरीके, या मान लो चूहा को ही चील खा गई, एक दूसरे पर नहीं। ये देखिए पौधा है, तिलचट्टा ने खाया, है, तिलचट्टा को मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने, सांप को चील ने, है बात। इधर से देख लिए पौधा है, खरगोश ने खाया, है, खरगोश को कौन खा गया? चील। ये लोमड़ी कौन खा गया? शेर। तो ये देखिए पूरा एक दूसरे पर निर्भर। तो अगर देखा जाए तो प्राथमिक मेन कौन है? तो यहाँ पे हरे पेड़ पौधे। और ऊर्जा का अगर पूछा जाए सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो ध्यान रखना सूर्य। कौन? सूर्य। अगर सूर्य ना हो तो हरे पेड़ पौधे किस तरीके से अपना भोजन बना पाएं? यानी अगर सूर्य होता है तभी देखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही ये अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक, तो यानी सबका महत्व है, ये आप ध्यान रखना। चलते हैं आगे। ठीक, तो इतना आपको बताया पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। क्या बताया? पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। इतना आप तैयार करिएगा, उसके बाद पर्यावरण की समस्याएं बताएंगे। तो इतना इस वीडियो में। नेक्स्ट का जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।